हेलो क्लास। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नया शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एनेस्थेटिक्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो सर्जरी या किसी पेनफुल प्रोसीजर के टाइम पेशेंट को पेन फील ना हो उसके लिए जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं उन्हीं को हम एनेस्थेटिक्स कहते हैं। अगर एनेस्थीसिया ना दिया जाए तो पेशेंट को ऑपरेशन के टाइम पे बहुत सीवियर पेन होगा और सर्जरी सेफली परफॉर्म करना बहुत लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए मॉडर्न सर्जरी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा एनेस्थीसिया माना जाता है। एनेस्थीसिया वर्ड का अगर हम मीनिंग की बात करें तो जैसे ग्रीक लैंग्वेज से आया है। एनेस्थीसिया में अगर हम अगर एन निकालें, एन का मतलब होता है विदाउट, और एस्थेसिस का मतलब होता है सेंसेशन या फिर फीलिंग। इसीलिए एनेस्थीसिया का जो लिटरल मीनिंग होता है लॉस ऑफ सेंसेशन या फीलिंग्स का टेम्पररी ख़त्म हो जाना। ठीक है, ये लॉस परमानेंट बेसिकली नहीं होता है बल्कि टेम्पररी और रिवर्सिबल होता है। जैसे ही ड्रग का इफेक्ट ख़त्म होने लग होता है और पेशेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं बेसिकली? एनेस्थेटिक ड्रग्स वो मेडिसिन होती हैं जो बॉडी में पेन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने से रोक देती हैं या फिर ब्रेन की एक्टिविटी को टेम्पररी डिप्रेस कर देती हैं। अब रिज़ल्ट क्या होता है पेशेंट को ऑपरेशन के टाइम? पहली चीज़ तो पेन नहीं होगा, दूसरी चीज़ उसका दर्द कम हो जाएगा, तीसरी चीज़ ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट सो जाता है और सर्जरी इजीली जो है परफॉर्म हो जाती है। अब एनेस्थीसिया दी क्यों जाती है? अगर वैसे तो शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है। इमेजिन करो किसी पेशेंट की अपेंडिक्स सर्जरी हो रही है और एनेस्थीसिया नहीं दिया गया तो क्या होगा? बेतहाशा पेन होगा उसको, है ना, बहुत सीवियर पेन होगा, बॉडी मूव करेगा पेशेंट, सर्जन ऑपरेशन प्रॉपरली कर नहीं पाएगा, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएंगे और शॉक भी हो सकता है। इसी वजह से बेसिकली एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, तो फंक्शंस क्या हो सकते हैं एनेस्थीसिया का? जो मेजर फंक्शन अगर हम बात करें तो पहला आता है पेन को कम्प्लीटली रिमूव करना। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पेन को ख़त्म करना, इससे सर्जरी पेनलेस हो जाती है। दूसरी चीज़ पेशेंट को कंफर्टेबल बनाना, पेशेंट एंजाइटी और फियर से फ्री हो जाता है। थर्ड वन इज़ ज़रूरत पड़ने पर अनकॉशियस बनाना। मेजर सर्जरी के लिए पेशेंट को सुलाया जाता है ना, मसल्स को रिलैक्स करना। तो मसल रिलैक्सेशन से सर्जन को ऑपरेशन करना इजी हो जाता है एंड बॉडी के जो भी अनवांटेड रिफ्लेक्सेस को रोकना, जैसे कि कफ, वॉमिटिंग, गैग रिफ्लेक्स एंड सडन बॉडी मूवमेंट जो होता है, ये सब सप्रेस किए जाते हैं। तो एनेस्थीसिया एक टेम्पररी और रिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को पेन फील नहीं होता और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस भी टेम्पररी ख़त्म की जा सकती है। ठीक है, तो ये कब दी जाएगी? हर प्रोसीजर में दी जा सकती है जहाँ पेन होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, जैसे मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी, डेंटल एक्सट्रैक्शन या सिजारियन सेक्शन, एंडोस्कोपी में, कोलोनोस्कोपी में, प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर रिडक्शन या बर्न्स की ड्रेसिंग में या बायोप्सी वगैरह में भी। ठीक है, तो ओवरऑल हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे समझा। ठीक है, वेल अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया का। ठीक है, यहाँ पे से काफ़ी कुछ है। ठीक है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया जिसको हम एक ट्रायड कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, देखो पुराने टाइम में क्या करते थे डॉक्टर्स? सिर्फ एक ही एनेस्थेटिक ड्रग देते थे, लेकिन एक ड्रग से सारे इफ़ेक्ट्स अचीव नहीं होते थे और साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। इसीलिए आजकल क्या होता है, एक बैलेंस्ड एनेस्थीसिया यूज़ होती है। इसका मतलब है कि डिफरेंट ड्रग्स को कंबाइन करके
एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट मिले। अब इसमें आप जो देख रहे हो ये है ट्रायड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। देखो ट्रायड बेसिकली या जनरल एनेस्थीसिया के 3 मेन पिलर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का दूसरा मीन होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हिप्नोसिस का मतलब पेशेंट को बेसिकली सुला देना, ठीक है। अब पेशेंट इसमें क्या होता है, कॉन्शियस नहीं रहता है, उसको सर्जरी याद नहीं रहता है, ठीक है। इन्वायरमेंट का कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन, इटोमिडेट, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। और दूसरा होता है एनाल्जेसिया, ठीक है, पेन रिलीफ। एनाल्जेसिया का मतलब पेन को रिमूव करना। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो और पेन कंट्रोल ना हो तो बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स देगी, इसीलिए पेन रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मॉर्फिन और फेंटानिल, ठीक है। फिर मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, मसल्स का रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन के टाइम मसल्स टाइट नहीं होनी चाहिए। मसल रिलैक्सेंट्स सर्जन को ऑपरेशन करने में हेल्प करती हैं। एग्जांपल के तौर पे जो ड्रग्स यहाँ पे देते हैं वो सक्सिनिल कोलाइन या वैक्यूरोनियम या रोक्यूरोनियम, ये सारी चीज़ें। तो बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का फ़ायदा क्या है कि कम डोज यूज़ होती है, साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, रिकवरी फास्ट होती है, सर्जरी सेफ होती है और बेटर पेन कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया की, ठीक है। एनेस्थीसिया मेनली 4 टाइप्स की होती है: जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल और सेडेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। कहने इट प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस अलॉन्ग विद एनाल्जेसिया, मतलब पेन ख़त्म होगा। दूसरा एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है चीज़ें याद ना रहना, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, इसको बोलते हैं हम एमनेसिया। और मसल रिलैक्सेशन, ऑब्वियसली मसल रिलैक्स होंगे, अफेक्टिंग द एंटायर बॉडी। जनरल एनेस्थीसिया में पूरी बॉडी पे ये काम करेगा। तो पेशेंट कॉन्शियस होता है, पेन फील नहीं करेगा, सर्जरी याद नहीं रहती है, जैसे कि ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी या एब्डोमेन सर्जरी। इन केसेस में जनरल एनेस्थीसिया को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा है लोकल एनेस्थीसिया। सिर्फ एक छोटा सा एरिया जहाँ पे नंब होता है, मतलब कि जैसे कि बाहर से कोई हाथ कट गया, स्किन फट गई, टाँके लगने हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक छोटा एरिया नम होता है, पेशेंट पूरी तरह अवेक रहता है। और एग्जांपल के तौर पे टूथ एक्सट्रैक्शन, स्किन बायोप्सी या फिर जो सुचरिंग करना होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है। बॉडी के एक बड़े रीजन के सेंसेशन ब्लॉक किए जाते हैं, पेशेंट जनरली अवेक रहता है। एग्जांपल लोअर लिम्ब सर्जरी या सिजारियन सेक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब रीजनल एनेस्थीसिया में बॉडी का एक जो बड़ा रीजन है, इसके सेंसेशन को हम ब्लॉक करते हैं। पेशेंट जनरली अवेक रहेगा और इसके 2 सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला आप देख रहे हो स्पाइनल एनेस्थीसिया और दूसरा है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। देखो स्पाइनल एनेस्थीसिया में लोकल एनेस्थेटिक को सब अरैक्नोइड स्पेस, ठीक है, बेसिकली सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में इसको इंजेक्ट किया जाता है। यूजुअली हमारे L3 L4 या L4 या L5 के बीच में, ठीक है, ये वर्टिब्रल लेवल पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि ऑनसेट बहुत फास्ट होता है, 2 से 5 मिनट में। स्ट्रॉन्ग सेंसरी और मोटर ब्लॉक देखने को मिलता है, सिंगल इंजेक्शन काफ़ी है और लोअर बॉडी के सर्जरीज़ के लिए बहुत ही आइडियल है, ठीक है। तो यूजेस क्या हैं, जैसे कि सिजारियन सेक्शन या लोअर लिम्ब सर्जरी,
हार्निया की सर्जरी करनी है, यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स करने हैं, ये चीज़ें। फ़ायदा क्या है? एक्सेलेंट पेन रिलीफ मिलेगा, रैपिड एक्शन है, कम ड्रग यूज़ डोज लगती है, एंड एयरवे मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में ड्रग एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट की जाती है। यहाँ कैथेटर भी डाला जा सकता है जिससे एनेस्थीसिया को कंटिन्यूसली मेंटेन किया जा सके। तो ऑनसेट स्पाइनल से थोड़ा सा स्लो होता है, 10 से 20 मिनट हम कह लें। डोज और इसकी जो ड्यूरेशन को एडजस्ट किया जा सकता है। लॉन्ग सर्जरीज़ और पोस्ट ऑपरेटिव पेन कंट्रोल के लिए बेसिकली ये यूज़फुल है। तो लेबर पेन रिलीफ में, सीजारियन सेक्शन में ये भी यूज़ कर सकते हैं, मेजर लोअर लिम्ब सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कंटिन्यूस पेन कंट्रोल कर सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर सकते हैं, बेटर पोस्ट ऑपरेटिव कंफर्ट है, और ओपियोइड रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा आता है सेडेशन। सेडेशन का मतलब पेशेंट को काम, रिलैक्स और स्लीपी बनाना बिना कंप्लीट अनकॉन्शियस के। मतलब आवाज़ सुन सकता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है, एंजाइटी और फियर ये सब कम हो जाता है। अब इसमें प्रोपोफॉल, मिडाजोलाम, ये सारी चीज़ें लेते हैं। इसको भी हम एंडोस्कोपी वगैरह में या फिर कोलोनोस्कोपी, डेंटल ट्रीटमेंट, एमआरआई में जो एंजाइटी वाले पेशेंट्स होते हैं या माइनर सर्जरीज़ में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हमने देखा, अभी हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। फ़िलहाल स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया को जानने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करेंगी, ठीक है। इसके लिए तो काफ़ी चीज़ें वैसे ऊपर निकल गई, लिखा हुआ था यहाँ पे। हाँ, इमेजिन करो कि एक पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला है, और नॉर्मली क्या होता है, जब सर्जन बॉडी पर कट लगाता है तो स्किन के अंदर मौजूद जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। बेसिकली ये पेन रिसेप्टर्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। अब ये क्या करते हैं, ये सिग्नल बॉडी की नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करता हुआ हमारे स्किन से पेरिफेरल नर्व्स में, फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, यहाँ तक पहुँचता है। और ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, ठीक है। जैसे ही ब्रेन को सिग्नल मिलता है, पेशेंट को पेन फील होता है। अब एनेस्थेटिक ड्रग क्या करती है कि एनेस्थेटिक ड्रग इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को टेम्पररीली बंद कर देती है। ये अलग अलग लेवल पर काम कर सकती है। फर्स्टली लोकल एनेस्थेटिक, सोचो एक रोड है जिससे पेन सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है, ठीक है। अब लोकल एनेस्थेटिक उस रोड पर गेट बंद कर देता है, नर्व सिग्नल आगे नहीं बढ़ पाता है, रिजल्ट ब्रेन को पेन की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, पेशेंट को उस एरिया में पेन फील नहीं होता, ठीक है। जैसे डेंटिस्ट क्या करते हैं, टूथ एक्सट्रैक्ट करता है ना, पेशेंट अवेक रहता है, पेन नहीं होता है। जनरल एनेस्थेटिक में क्या होगा, सोचो कि अब सिर्फ रोड ही बंद नहीं हुई है, पूरा कंट्रोल रूम, मतलब ब्रेन ही टेम्पररी स्लीप मोड में चला गया। अब मान लो पेन सिग्नल आए या ना आए, ब्रेन उसे रिसीव ही नहीं करेगा, पेशेंट सो जाएगा, पेन फील नहीं करेगा, सर्जरी याद भी नहीं रहेगी। इसी वजह से जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अगर एक लाइन में समझो तो लोकल एनेस्थेटिक पेन सिग्नल का बेसिकली रास्ता बंद करता है, और जनरल एनेस्थेटिक ब्रेन को टेम्पररी स्लीप मोड में डाल देता है और पेन की जो परसेप्शन है इसको रोक देता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में। देखो, जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट एकदम से अनकॉन्शियस नहीं होता, ठीक है। पेशेंट क्या है कि ग्रेजुअली 4 स्टेजेस से
पास करता है। चौथे स्टेज तक हम चाहते हैं कि ना जाए, ठीक है। तो इस स्टेज को हम, ये जो भी स्टेज है इनको हम गाइडल्स स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया कहते हैं, ठीक है। इसमें स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 आते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे स्टेज 1, जिसको बोलते हैं हम स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, या फिर अब इसको हम स्टेज ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। देखो, ये एनास्थीसिया का फर्स्ट स्टेज होती है। इस स्टेज में पेशेंट कॉन्शियस होता है, मतलब कि होश में रहता है, लेकिन पेन ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। होगा क्या क्या इसमें, पेशेंट अवेक होता है, मीन्स पेशेंट जाग रहा होता है, पेन सेंसेशन ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती जाती है, उसकी एंजाइटी कम होती रहती है, पेशेंट डॉक्टर से बात कर सकता है, रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब अगर डॉक्टर पेशेंट से कहता है कि हाथ उठाओ, तो वो कोशिश करके हाथ उठा सकता है, अपनी सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। और ब्रीदिंग भी नॉर्मल होती है। सो दिस स्टेज बिगिन्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एनेस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंटिन्यूस अंटिल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और तब तक रहता है जब तक इंसान अपना होश नहीं खो देता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द पेशेंट रिमेन कॉन्शियस। इस स्टेज के दौरान पेशेंट होश में रहता है, मगर वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, उसका पेन का परसेप्शन धीरे धीरे कम होता है, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इसीलिए इसको स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया हम कहते हैं, ठीक है। पेशेंट बहुत हल्का महसूस करेगा, डिजीनेस महसूस करेगा, टिंगलिंग सेंसेशंस और सेंसेशन ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम सराउंडिंग्स, ठीक है। डिटैचमेंट मतलब आसपास की चीज़ों का जो वहाँ पे हो रही होती हैं उससे उसका लेना देना, या फिर उसकी जो अवेयरनेस है उधर के लिए, या जो महसूस करता है, वो सब चीज़ें कम हो जाती हैं। बट इज स्टिल एबल टू रिस्पॉन्ड टू वर्बल कमांड्स, मगर अब भी वो आपकी कही हुई बातों को जवाब देगा। सो ये स्टेज माइनर प्रोसीजर्स में सफिशिएंट हो सकता है, जैसे कि अगर ड्रेसिंग करनी है या माइनर डेंटल प्रोसीजर है, तो इसी स्टेज में हम वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ रिफ्लेक्सेस आ सकते हैं, जैसे कफिंग, swallowing और आईलेट रिफ्लेक्सेस, ये इंटैक्ट होते हैं और मसल टोन नॉर्मल होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होती है, रेगुलर और नॉर्मल, और वाइटल साइंस जैसे कि पल्स और ब्लड प्रेशर, ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज द पेशेंट ग्रेजुअली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इस स्टेज के अंत में, आखिरी में, वो अपनी कंप्लीटली कॉन्शियसनेस को लॉस कर देता है, एंड मार्किंग द ट्रांजिशन टू स्टेज सेकंड। अब आगे से शुरू होता है हमारा स्टेज सेकंड, ठीक है। बस इसमें पेन कम हुआ, उसकी कुछ चीज़ें बदली और वो अनकॉन्शियस हो गया। तो स्टेज नंबर जो सेकंड है, इसका नाम है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, जिसको हम डेलीरियम स्टेज बोलते हैं। देखो, ये स्टेज इंडक्शन और सर्जिकल एनेस्थीसिया के बीच की स्टेज होती है। ब्रेन के जो भी इनहिबिटरी सेंटर्स पहले डिप्रेस होते हैं, इसीलिए पेशेंट में एक्साइटमेंट या इनवॉलंटरी मूवमेंट्स दिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो सकता है, बेचैन हो सकता है, रेगुलर ब्रीदिंग ले सकता है, मसल टोन बढ़ सकती है, रोना, चिल्लाना, वॉमिटिंग करना, खांसना, बॉडी के अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, प्यूपिल्स का डायलेट होना, हार्ट रेट बढ़ जाना, ये सारी। एक्चुअली ये स्टेज जो होती है सबसे डेंजरस मानी जाती है, क्योंकि इसमें पेशेंट मूवमेंट कर सकता है, वॉमिटिंग और एस्पायरेशन का रिस्क हो सकता है, इसीलिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इस स्टेज को जल्दी से पास करवाना चाहता है। सो दिस स्टेज बिगिन्स फ्रॉम द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। शुरुआत होती है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से, अनटिल, कब तक, द ऑनसेट ऑफ रेगुलर ब्रीदिंग, ठीक है। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस इनहिबिशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे इनहिबिटरी कॉर्टिकल कंट्रोल लॉस हो जाता है बिफोर फुल डिप्रेशन ऑफ लोअर सेंटर अकर्स। तो पेशेंट क्या करता है,
पेशेंट एग्जिबिट करता है इसमें बेचैनी, एजिटेशन, चिल्लाना, रोना और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ड्यू टू अनकोऑर्डिनेटेड सीएनएस एक्टिविटी। ठीक है, तो रेस्पायरेशन क्या होती है, इरेगुलर हो सकती है, बहुत रैपिड हो सकती है, कभी कभी ब्रीदिंग होल्डिंग हो सकता है, शायद सांस रोक ले। ठीक है, एंड विच कैन बी डेंजरस, जो कि बहुत डेंजरस हो सकती है। देयर में बी इंक्रीज मसल टोन एंड एक्स एग्रीगेटेड रिफ्लेक्सेस, खांसी आना, वॉमिटिंग होना, लैरिंगोस्पाज्म, ये जो भी सारी चीज़ें हैं। तो दिस स्टेज इज़ अनडिज़ायरेबल फॉर सर्जरी, इस स्टेज में सर्जरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एंड एनेस्थेटिस्ट ट्राई टू पास थ्रू इट क्विकली बाय यूजिंग रैपिड एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट्स। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आएगा वो है स्टेज नंबर 3। इसको बोलते हैं हम सर्जिकल एनेस्थीसिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में सर्जरी परफॉर्म की जाती है। पेशेंट क्या करेगा, कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है, इसमें पेन फील नहीं करता, मसल्स रिलैक्स होते हैं, रिफ्लेक्शंस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इस स्टेजेस को बेसिकली 4 प्लेन्स में डिवाइड किया गया है। तो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिजायर्ड स्टेज फॉर परफॉर्मिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय progressive depression of central nervous system. So it is divided into 4 planes, each representing increasing depth of anesthesia. हर प्लेन हमें बताएगा कि एनेस्थीसिया किस गहराई तक धीरे धीरे पहुंच रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ लाइट सर्जिकल एनेस्थीसिया। देखो, लाइट सर्जिकल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि इन दिस प्लेन पेशेंट फुल्ली अनकॉन्शियस होगा। ठीक है, मीन्स की कॉन्शियसनेस एब्सेंट होगी एंड रेस्पायरेशन बिकम रेगुलर एंड ऑटोमेटिक। जो रेस्पायरेशन होता है वो रेगुलर, मतलब वो रेगुलर जैसे नॉर्मल सांस लेता है और खुद से होता है वैसे ही होगा। ठीक है, पेन एब्सेंट होगा, आई लैश रिफ्लेक्स ये भी डिसअपियर हो जाएगा, बट सम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस स्टिल भी प्रेजेंट हो सकते हैं ऐसे। रेगुलर ब्रीदिंग और मसल टोन बिगिंस डिक्रीज और प्यूपिल्स बहुत स्मॉल हो जाती हैं और लाइट के लिए रिएक्टिव रहती हैं। ठीक है, तो दिस प्लेन इज सुटेबल फॉर माइनर सर्जिकल ऑपरेशन। तो माइनर सर्जरीज में या शॉर्ट प्रोसीजर्स में हम इसमें कर सकते हैं। अगला हमारा है प्लेन नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट सर्जिकल एनेस्थीसिया। देखो, इसमें क्या है कि बेटर मसल रिलैक्सेशन और कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, रेगुलर रेस्पायरेशन होती है, ब्लड प्रेशर स्टेबल होता है और जो भी ऑपरेटिंग कंडीशंस होती हैं बेटर होती हैं। सो दिस प्लेन respiration is regular and deeper and most reflexes are abolished, मतलब कम हो जाना। the muscles are more relaxed allowing better surgical access। ठीक है, pupils slightly dilate होते हैं but still light की वजह से relax कर सकते हैं। so this is the ideal plane for most surgical operations as it provides adequate analgesia and muscle relaxation। तो most routine surgeries इसी प्लेन में परफॉर्म की जाती हैं और ये सेफेस्ट सर्जिकल प्लेन माना जाता है। प्लेन नंबर 3, इसको बोलते हैं डीप सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट मसल रिलैक्सेशन, इंटरकोस्टल मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं। इसमें भी क्या होता है, ब्रीदिंग थोड़ा सा शैलो होने लगती है, प्यूपिल्स डायलेट होना स्टार्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ मेजर सर्जरीज़ में केयरफुली मेंटेन किया जाता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ओके। और हमारा नेक्स्ट होता है प्लेन नंबर 4, इसको बोलते हैं वेरी डीप एनेस्थीसिया या सर्जिकल एनेस्थीसिया। बेसिकली ये स्टेज हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है, काफ़ी ज़्यादा ही। ठीक है, यहीं से हमें पता चलता है कि स्टेज नंबर 4 आने वाला है। ठीक है, तो वेरी डीप सर्जिकल एनेस्थीसिया जो है या ओवरडोज स्टेज होती है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्लेन देयर इज़ कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स,
जिसकी वजह से सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, प्यूपिल्स फुल्ली डायलेट हो जाते हैं और लाइट की तरफ से भी कोई सेंसिटिविटी नहीं, कोई रिएक्टिविटी नहीं होती उनकी। ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सर्कुलेशन अनस्टेबल हो जाता है। एंड दिस स्टेज इज़ डेंजरस एंड शुड बी अवॉइडेड। हम नहीं चाहते हैं स्टेज नंबर प्लेन नंबर 3 से प्लेन नंबर 4 तक हम मूव करें, एंड एज इट विल लीड टू प्रोग्रेशन टू स्टेज नंबर 4। तो रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होंगे प्लेन नंबर 4 में? ऑलमोस्ट पैरालाइज, ब्रीदिंग बहुत शैलो, प्यूपिल्स बहुत डायलेटेड, सीवियर हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी फेलियर का रिस्क। और ये एक डेंजरस प्लेन है। पेशेंट को इमीडिएटली लाइटर एनेस्थीसिया में लाना पड़ता है। अगला है स्टेज नंबर 4, ये है मेडुलरी पैरालिसिस। ये ओवरडोज की स्टेज है, ठीक है, ना कि प्लेन नंबर 4 के बाद स्टेज नंबर ही 4 आता है। अब 4 के बाद ही बताता है कि हाँ डेंजरस स्टेज नंबर 4 आने वाला है। ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव एनेस्थेटिक डेप्थ। इस स्टेज में एनेस्थेटिक ड्रग की डोज बहुत ज़्यादा हो जाती है और ब्रेन स्टेम मीन्स मेडुला ऑब्लांगाटा ये भी डिप्रेस हो जाता है। तो और मेडुला ही रेस्पिरेशन और कार्डियक सेंटर को कंट्रोल करता है। अब इससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर फेल हो जाते हैं, ब्रीदिंग बंद हो सकती है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, पल्स बहुत वीक हो जाते हैं, प्यूपिल्स फुल्ली डायलेटेड हो जाते हैं, साइनोसिस और कार्डियक अरेस्ट का बहुत ज़्यादा रिस्क, ठीक है, ये चीज़ें। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे 4 स्टेज देखे, एक बार वापस से समझ लो। स्टेज नंबर 1, ठीक है, स्टेज ऑफ एनालिसिस, जिसमें क्या होता है सिर्फ हम पेन को कम करने से लेके इंसान अनकॉन्शियस होता है। स्टेज नंबर 2 अनकॉन्शियस स्टेज में के बाद में बॉडी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस दिखाती है, हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्रीदिंग, बहुत चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। स्टेज नंबर 3 ये हमारा एनेस्थीसिया वाला स्टेज आता है। इसमें भी हमारे 4 प्लेन्स हैं, प्लेन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो 1 और 2 और 3 तो सर्जरी करने के लिए कंपैटिबल है, बट प्लेन नंबर 4 जो है ये ओवरडोज स्टेज आती है, इसमें काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं और ये ओवरडोजिंग स्टेज। और स्टेज नंबर 4 जो हमारा आता है, ठीक है, मेडुलरी पैरालिसिस मीन्स हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा पैरालाइज हो सकता है, जिसकी जो हमारे रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर्स को चलाता है। अगर इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करेगा तो इंसान कोमा में जा सकता है या उसकी जान जा सकती है, ठीक है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होगी एनेस्थीसिया की? एनेस्थीसिया ये बेसिकली एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, ऑक्सीजन, सीपीआर, ड्रग डोज को स्टॉप करना, अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो एनेस्थीसिया प्लेज अ क्रूशियल रोल in modern medicine by making surgical procedures painless, safe and humane. सो अभी इसमें और क्या है, मॉनिटरिंग की बात करें वैसे तो काफ़ी कुछ है, ठीक है। तो इसमें मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है इस दौरान, क्योंकि हार्ट रेट, बहुत सारी चीज़ें फ्लक्चुएट होती है, हमारी पल्स रेट, ठीक है। तो मॉनिटरिंग को चलो हम एट लास्ट में देखेंगे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में एक पेनलेस सर्जरी होती है, मेजर सर्जरीज़ को पॉसिबल बनाता है, ठीक है, और मसल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, पेन, एंजाइटी और फियर कम करती है, पेन मैनेजमेंट में हेल्पफुल है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को कंफर्टेबल बनाता है, और ऑब्स्टेट्रिक केयर में इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी मेडिसिन में यूज़फुल है, बेटर सर्जिकल आउटकम, बहुत कुछ है, ये हम यूजेस में भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो अब इसमें मॉनिटरिंग ऑफ एनेस्थीसिया हम देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अब हम उसके बाद में शुरुआत करेंगे हम सीधे जनरल एनेस्थेटिक से। ओवरऑल ये चैप्टर हमारा जो रहेगा, ये वाला क्लास, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के बेस पे है कि एनेस्थीसिया क्या होती है और टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया क्या है। इसमें हम अब कल से शुरू करेंगे हम जनरल एनेस्थीसिया, कब, क्यों, कैसे देंगे, और इसके
जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, उसके बाद मोड ऑफ एक्शन काम कैसे करेंगे हमारे ब्रेन पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड एज़ यूजुअल जैसे हमारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर रखते हैं, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड वेलकम।